एक अजीब किस्म की खामोशी होती है, वो जो सिर्फ आवाज़ के ना होने से पैदा नहीं होती, बल्कि वो जो यादों के रह जाने से बनती है। वो खामोशी जो तब महसूस होती है जब कोई जगह पहले जिंदा हुआ करती थी, जहां फुटस्टेप्स की आवाज़ होती थी, लोगों की बातें होती थी, शॉपिंग बैग्स की खानक होती थी और हर तरफ एक एनर्जी होती थी जो स्पेस को भर देती थी। फिर एक दिन वो सब एकदम खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे घुल जाता है और जो रह जाता है वो सिर्फ एक हैवी स्पेसिफिक खामोशी होती है। आजकल यही खामोशी दुबई के मॉल्स और रिटेल स्पेसेस में धीरे धीरे फैल रही है। कभी दुबई को समझने के लिए नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खुद एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा शहर जो अपनी ही रियलिटी क्रिएट करता था, जहां टैक्स फ्री इनकम ने कंजम्पशन को फ्यूल किया, जहां क्रेन्स स्काईलाइन का परमानेंट हिस्सा लगती थी और जहां हर नया मॉल, हर नया स्टोर एक प्रॉमिस होता था कि ग्रोथ रुकने वाली नहीं। दुबई सिर्फ एक मार्केट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रूफ कि अगर एस्पिरेशन को सही तरह पैकेज किया जाए तो वो दुनिया के किसी भी कोने से आए हुए इंसान को सेल किया जा सकता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी कंसिस्टेंसी थी। दुबई मॉल जैसी जगहें सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल डेस्टिनेशंस थे। हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहां आते थे, सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस के लिए। लग्जरी ब्रांड्स ने इस मार्केट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इंजन समझा। मिडिल ईस्ट को बार बार ब्राइट स्पॉट कहा गया, एक ऐसी जगह जहां बाकी दुनिया के स्लो डाउन्स का असर कम होता था। ये एक इल्यूजन नहीं लगता था, ये एक सिस्टम लगता था जो परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन हर सिस्टम की तरह इसके अंदर भी क्रैक्स थे, बस वो नज़र नहीं आते थे। और फिर एक वक्त आया जब वो क्रैक्स सरफेस पर आने लगे। ये कोलैप्स एक ड्रामेटिक इवेंट नहीं था, ये एक स्लो शिफ्ट था। पहले फुट ट्रैफिक कम हुआ, फिर रेंट्स बढ़ने लगे, फिर ऑनलाइन शॉपिंग ने क्वाइटली फिजिकल स्टोर्स का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और फिर ब्रांड्स ने अपने नंबर्स दोबारा देखना शुरू किए। सबसे पहला विजिबल सिग्नल टैब आया जब वेस्ट एल्म ने अपनी एग्जिट अनाउंस की। अनाउंसमेंट भी ऐसी जो ऑलमोस्ट इनविजिबल थी, एक कंट्रोल्ड, केयरफुली वर्डेड सोशल मीडिया पोस्ट। 15 साल तक एक स्टेबल प्रेजेंस रहने के बाद ब्रांड ने क्वाइटली मार्केट छोड़ दिया। न कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, न कोई रोड मैप, सिर्फ एक गुड बाय और फिर डिसअपीयरेंस। स्टोर्स में लिक्विडेशन सेल्स लगी, डिस्काउंट्स बढ़ते गए और फिर डोर्स परमानेंटली बैंड हो गए। वेस्ट एल्म का जाना एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, उसके साथ ही पॉटरी बार्न और पॉटरी बार्न किड्स भी एक साथ कोलैप्स हो गए। 3 ब्रांड्स जो एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा थे, एक ही ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के अंडर थे, और एक ही वक्त पर उनका एंड हुआ। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। फ्रेंचाइज मॉडल जो एक्सपेंशन के दौरान एफिशिएंट लगता है, कंट्रैक्शन के दौरान एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। इस मॉडल में ब्रांड्स खुद मार्केट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, वो लोकल पार्टनर्स पर डिपेंड करते हैं। जब तक पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है, सब कुछ स्मूथली चलता है। लेकिन जब वो पार्टनरशिप वीक होती है या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है, तो ब्रांड्स के पास एग्जिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और जब एक सिस्टम कोलैप्स करता है तो वो एक ब्रांड को नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को लेकर गिरता है। इसी चेन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल रिवर आइलैंड था। ये एक ऐसा ब्रांड था जो अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखता था, फैशनेबल, एक्सेसिबल और ट्रेंड ड्रिवन। लेकिन ग्लोबल लेवल पर वो ऑलरेडी प्रेशर में था। यूके में क्लोजर्स हो चुके थे, रीस्ट्रक्चरिंग चल रही थी। जब रीजनल फ्रेंचाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हुई तो गल्फ मार्केट भी उसे सस्टेन नहीं कर सका। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है कि दुबई का रिटेल इकोसिस्टम उतना इंडिपेंडेंट नहीं था जितना वो दिखाया जाता था। फिर आती है देबेनहम्स की स्टोरी, जो इस पूरे नैरेटिव को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। एक ब्रांड जो 200 साल से ज्यादा पुराना था, जिसका नाम रिटेल हिस्ट्री का हिस्सा था। यूके में वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका था, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो अभी भी ऑपरेशनल था। लोग उसे एक एक्टिव लिविंग ब्रांड समझ रहे थे, जबकि असल में वो एक एक्सटेंडेड सर्वाइवल था, एक ऐसा सिस्टम जो आर्टिफिशियली सस्टेन हो रहा था। जब 2025 के एंड तक देबेनहम्स ने भी अपनी प्रेजेंस खत्म की, तो ये सिर्फ एक और स्टोर क्लोजर नहीं था, ये एक एरा का एंड था। डिपार्टमेंट स्टोर मॉडल जो दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में पहले ही फेल हो चुका था, अब गल्फ में भी ऑफिशियली ख़त्म हो गया। ये एक रिमाइंडर था कि कोई भी मॉडल परमानेंट नहीं होता, चाहे वो कितना ही स्टेबल क्यों न लगे। अब तक स्टोरी रिटेल और मिड मार्केट ब्रांड्स तक लिमिटेड थी, लेकिन फिर एक ऐसा फेज आया जहां लग्जरी सेक्टर भी इम्पैक्ट होने लगा, और यहां से नैरेटिव फंडामेंटली चेंज होता है।
गुच्ची जैसा ब्रांड दुबई में सिर्फ एक स्टोर नहीं था, वो एक सिंबल था। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ शॉपिंग नहीं करते थे बल्कि अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते थे। लेकिन गुच्ची और उसकी पेरेंट कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी सिग्नल दे रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे थे, मार्केट कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। फिर 2026 में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने सिचुएशन को और एक्सेलरेट कर दिया। एक ही वक्त पर मल्टीपल लग्जरी ब्रांड्स ने अपने गल्फ स्टोर्स टेम्पोरेरली बैंड कर दिए। गुच्ची, सेंट लॉरेंट, बलेंसियागा, बोटेगा वेनेटा, ये सब एक साथ डार्क हो गए। ये सिर्फ ऑपरेशनल क्लोजर्स नहीं थे, ये सिंबॉलिक इवेंट्स थे। लग्जरी का पूरा मॉडल परमानेंस पर बेस्ड होता है। जब कंज्यूमर को लगता है कि ब्रांड हमेशा रहेगा, तभी वो उस पर ट्रस्ट करता है। लेकिन जब स्टोर्स बैंड होते हैं, वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। बलेंसियागा का केस और भी कॉम्प्लेक्स था। ब्रांड ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, फिर रीजनल क्लोजर्स ने उस रिकवरी को और डिफिकल्ट बना दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां ब्रांड अपनी इमेज रीबिल्ड कर रहा था और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसे कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहे थे। फिर एक मोमेंट आया जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, एप्पल का टेम्पोरेरी क्लोजर। एप्पल हिस्टोरिकली अपनी रिटेल प्रेजेंस को बहुत केयरफुली मैनेज करता है। उसके स्टोर्स सिर्फ सेलिंग पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि ब्रांड एक्सपीरियंस का कोर हिस्सा होते हैं। जब एप्पल जैसा ब्रांड सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपने स्टोर्स बैंड करता है, तो वो सिर्फ एक टेम्पोररी डिसीजन नहीं लगता, वो एक सिग्नल होता है। ये सिग्नल सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं होता, बल्कि बाकी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भी होता है। अगर एक ऐसा ब्रांड जो स्टेबिलिटी और परमानेंस का सिंबल है, वो रिस्क परसीव करता है, तो बाकी सब अपनी स्ट्रैटेजीज रिकंसिडर करते हैं। चाहे स्टोर्स बाद में रीओपन हो जाएं, लेकिन जो परसेप्शन चेंज होता है वो ईजिली रिवर्स नहीं होता। इसके बाद इम्पैक्ट ब्रॉडर हो गया। H&M जैसा फास्ट फैशन ब्रांड और Amazon जैसा डिजिटल जायंट भी अफेक्ट हुए। ये दोनों रिटेल स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट एंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों एक ही वक्त पर डिसरप्शन फेस करें, तो इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं, बल्कि सिस्टेमिक है। Amazon का डिसरप्शन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सिर्फ एक रिटेलर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग उस पर डिपेंड करते हैं डेली नीड्स के लिए। जब ऑपरेशंस इम्पैक्ट होते हैं, तो इफेक्ट सिर्फ कन्वीनियंस का नहीं होता, वो लाइफस्टाइल का होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है जो ऑलरेडी वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स, लो इनकम फैमिलीज, उनके लिए ये इकोसिस्टम सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि सर्वाइवल का हिस्सा होता है। जब सिस्टम डिसरप्ट होता है, तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट और रियल होते हैं। ये वो लेयर है जो अक्सर लग्जरी और रिटेल डिस्कशंस में इग्नोर हो जाती है, लेकिन असल इम्पैक्ट यहीं सबसे ज़्यादा होता है। आखिर में ये पूरी स्टोरी एक सिंगल इवेंट के बारे में नहीं है, ये मल्टीपल सिस्टम्स के एक साथ स्ट्रेस टेस्ट होने की स्टोरी है। फ्रेंचाइज मॉडल, मॉल मॉडल, लग्जरी मॉडल और जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सब एक ही वक्त पर चैलेंज हुए हैं। दुबई अभी भी स्ट्रांग है, वो अभी भी वेल्थी है और ग्लोबल मैप पर उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। लेकिन वो एक ऐसे फेज में एंटर हो चुका है जहां उसे अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा डिफाइन करनी होगी। वो फेज जहां ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि इंटेंशनल होती है। जो स्टोर्स बैंड हुए हैं वो असल कहानी नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं एक डीपर शिफ्ट के। एक ऐसी शिफ्ट जो अभी कंप्लीट नहीं हुई और जिसका फाइनल आउटकम अभी लिखा नहीं गया। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये खामोशी परमानेंट नहीं होती, लेकिन ये इग्नोर भी नहीं की जा सकती। ये एक सिग्नल है, एक पॉज है, एक मोमेंट जहां से या तो सिस्टम इवॉल्व करता है या फिर धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है। दुबई अब उसी मोमेंट पर खड़ा है, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये खामोशी सिर्फ टेम्परेरी है या किसी बड़े एंड की शुरुआत।